हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी जो है लॉजिस्टिक मार्केट में काम करती है। कंपनी का नाम है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स। इसका जो आईपीओ 27 से 29 मई में खुलने वाला 135 का इन्होंने कट ऑफ प्राइस सेट किया और 40 करोड़ रुपए उठा रहे हैं ये। और यहाँ पर आपको 1,35,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। इस जो कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है इस आईपीओ के थ्रू वो है 150 करोड़ रुपए। सो एसएमई कैटेगरी में ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है और अच्छी खासी इन्होंने खुद की कंपनी की वैल्यू लगाई है। एसेट स्कोर वगैरह सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे खासे ही पैसे उठाने का ये कंपनी ट्राई कर रही है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आगे आरएचपी के रीड करके और इस कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो कितनी सही है, क्या क्या हमें नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स नजर, उसमें नज़र डालने से पहले एक जो भाई का पुरानी वीडियो से रिलेटेड एक सवाल है। बेलरीज जो आईपीओ हमने उसका जो आईपीओ का एनालिसिस किया था उसमें एक भाई का सवाल था कि कैसे 100 करोड़ रुपए जो हैं नेट प्रॉफिट्स में हमने ऐड कर दिए और बाद में उससे जो पी में सुधार आया बेलराइज के, उससे बाद में जब कंपेयर किया उसके कॉम्पिटिटर कंपनियों के साथ में तो वो कितना सही है। अब पॉइंट का देखो, अगर 100 करोड़ रुपए अगर कोई कंपनी 1600 करोड़ रुपए से अपना लोन चुका देगी तो 9% का इंटरेस्ट भी अगर उसको लगता है साल का तो उसी हिसाब से 150 करोड़ रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बचेगा पैसा। तो एटलीस्ट मैं नेट प्रॉफिट में 100 करोड़ रुपए ही लेके आया हूँ कि चलो टैक्स वैक्स सब कुछ निकाल दो, फिर भी 100 करोड़ रुपए चलो मान लेते हैं। उससे उसका क्या होगा, नेट उसका जो पी है वो सुधर जाएगा। फिर वो जो पी सुधरेगा उसको हमने कंपेयर किया दो कॉम्पिटिटर कंपनियों के साथ में। अब उनके पास में पी के सुधरने का ऐसा कोई लोन चुक के बाद में पी सुधरने का कोई रास्ता नहीं है। तो मान के चलो कि ये कंपनी उतनी ही कमाई करी जितनी इस साल कमाई की है, उसके बावजूद भी इसका जो है पी सुधर जाएगा बिकॉज ऑफ लोन रिकवरी जो कि आईपीओ से पैसा आएगा उससे। उनके पास में तो ऐसा कोई पैसा आने वाला है नहीं। वो भी चलो मान के चलो उतनी ही कमाई कर ले तो उनका पी तो सस्टेन रहेगा, वही राइट इंटैक्ट रहेगा, बट इसका पी सुधर जाएगा। इसीलिए मैंने इसका जो है फॉरवर्ड पी को उनके ट्रेलिंग पी के साथ में कंपेयर करके वहाँ पर आपके सामने डेटा रिप्रेजेंट किया था। तो आई होप जिस भाई ने भी सवाल पूछा है आई एम एबल टू मेक दी थिंग्स अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर में। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो भी पैसा उठा रही है 40 करोड़ रुपया, उसमें से 10 करोड़ रुपया तो कंपनी खर्च करने वाली है वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स कि अपने आप को और बड़ा कर रही है, नए व्हीकल्स वगैरह खरीद रही है। अब व्हीकल्स क्यों खरीद रही है? बिकॉज कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो है लॉजिस्टिक्स, है ना, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना। अब इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी हेल्प करती है, फ्राइट फॉरवर्डिंग में भी हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे ओशियन के थ्रू सामान पहुंचाना हो, चाहे रोड के थ्रू पहुंचाना हो, चाहे रेलवे के थ्रू पहुंचाना हो। सो लॉजिस्टिक्स के कंपनी है, सो इसमें काम करती है। कंपनी के पास में आज के दिन काफ़ी सारे ट्रक हैं, ऑब्वियसली बात है लोन पे ही है, बट काफ़ी अच्छे खासे ट्रक की एक फ्लीट कंपनी के पास में है और फ्लीट जो है बढ़ाने वाली है इस आईपीओ के पैसों से। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो आज के दिन जो एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, बाकी जो पैसे हैं 15 करोड़ 10 करोड़ रुपए से तो कंपनी व्हीकल्स खरीद रही है। बाकी पैसों में क्या करने वाली है वो बोली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि जैसे जैसे काम हमारा बढ़ रहा है तो रोज़मर्रा का जो काम है उसको संभालने के लिए उसके जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपए हम वहाँ खर्च करने वाले। कंपनी के आज के दिन अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करते हैं तो मधुस्मिता मोहंती ये कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। दूसरे हैं सुप्रिया मिश्रा जी, इनके पास में मालिकाना हक काफ़ी अच्छा खासा है। तो टोटल मिला के मालिकों के पास में यहाँ पर 95% 96% मालिकाना हक था और आफ्टर द आईपीओ 70% ही रह जाने वाला है। सो काइंड ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक नहीं दे रहे हैं। एज 75 के आसपास में होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता एज पर सेबी रूल्स। तो यहाँ पर 70% आफ्टर द आईपीओ इनके पास में रहने वाला, तो दैट्स ओके, दैट्स नॉट ए बिग डील। एंड सो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कंसर्न नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं तो कंपनी के बारे में केसेस की बात करें तो कोई केसेस खास कंपनी पे नहीं है आज के दिन। यस, टैक्स रिलेटेड जरूर 8 केस हैं जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो 2010 के अंदर में कंपनी जो है एज ए पार्टनरशिप फर्म खुली थी जिसका नाम था ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स। उसके बाद में इन्होंने अपना काम को वगैरह स्टार्ट किया। फिर 2022 में इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया प्राइवेट लिमिटेड से फिर इन्होंने पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करके अब आईपीओ लेके आ रहे हैं। सो 22 में प्राइवेट में कन्वर्ट किया, फिर 24 में पब्लिक में कन्वर्ट कर लिया और अभी आईपीओ लेके आ रहे हैं। कंपनी के ऊपर में कोई सब्सिडरी, कोई एसोसिएट कंपनी या फिर कोई जॉइंट वेंचर वगैरह या फिर कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी ये कंपनी को आज के दिन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वो प्रमोटर्स की हम लोग बात करें जो मालिक लोग हैं ये इसके चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर हैं जो इसको चला रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी। इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी के बारे में आप जो बाकी एक्सपीरियंस की जो बातें हैं वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और जो सैलरी कंपनी ये ले रहे हैं कंपनी से 4 लाख रुपए महीना
वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कंपनी के पास में आज के दिन रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी एज ए बिजनेस के लिए यूज़ करती है वो सारी लीज पर है, सारी रेंट पर है। लगभग 7 प्रॉपर्टीज़ आज के दिन इनके पास में जो रेंट पे काम में लेके अपना बिजनेस चला रहे हैं। और ये जो लोगो है, जो ब्रांड नेम है, ये आज के दिन रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, कंपनी के अंदर में 83 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं आज के दिन। एंड मोस्टली सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस, 12 फ्यूमिगेशन डिपार्टमेंट्स, तो इनके अंदर में काम कर रहे हैं। ये कंपनी के जो ट्रक्स हैं उनकी आप लोग फोटो देख पाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट कोई सामान कर रही है उसकी फ़ोटो भी इन्होंने लगा रखी है। ये इनके पास में ट्रकों की जो फ्लीट है, आई थिंक ये नई वाली जो इन्होंने खरीदी है उसकी फ़ोटो इन्होंने लगाई है, बिकॉज इन्होंने रिसेंटली 5 ट्रक नए खरीदे हैं। उनके अभी तक नंबर भी नहीं आए हैं, सिर्फ टेम्प्रेरी नंबर ही उनके पास में। बाकी 20 ट्रक उससे पहले से इनके पास में है। सो टोटल 25 के आसपास में इनके पास में वाहन आफ्टर दिस IPO हो जाएंगे, राइट। तो अच्छी खासी फ्लीट इनके पास में हो जाएगी। अब टोटल कस्टमर्स से इनका जो रेवेन्यू आ रहा है टॉप 10 कस्टमर से, वो लगभग 71, दैट इज 50% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। एंड बाकी जो टॉप 1 सिंगल कस्टमर है उससे 22% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है 2025 के मुकाबले। और 2024 के अंदर में देखा जाए तो 23% सिंगल कस्टमर से आ रहा था। जबकि हम लोग रेवेन्यू वाइज देखते हैं तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में। बट यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 जो कस्टमर्स हैं उसमें से 23 के मुकाबले 24 में टॉप 1 कस्टमर ने तो अच्छा खासा काम उनको दिया। बट वापस टॉप 3, टॉप 4, टॉप 2 इन्होंने अपना काम बहुत कम कर दिया था 2024 में, 2023 से 2024 के मुकाबले। बट यहाँ पर 2024 के मुकाबले 2025 को अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर वापस से यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला टॉप 1, टॉप 3, टॉप 4 के सामान जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टॉप कस्टमर से, उनको अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडिया से ही कंपनी का 98% रेवेन्यू। और ऑफकोर्स ये बात है कंपनी एक्सपोर्ट में और इंडिया के अंदर में जो काम करती है, जो लॉजिस्टिक्स का काम है उसमें काम करती है। नेक्स्ट, फ्राइट फॉरवर्डिंग में कंपनी मेनली 35% रेवेन्यू आया है रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। और पास्ट डेटाज के रिकॉर्डिंग के हिसाब से ठीक ठाक यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फ्राइट फॉरवर्डिंग जो कि यूजुअली एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है, सामान को बस यहाँ से उठा के आगे पहुँचा देना। कन्फेक्शनरी जो सेक्टर है वहाँ से भी सामान, जो ये चॉकलेट वगैरह होती हैं, टॉफ़ी वगैरह, उस सेगमेंट में भी कंपनी जो है यहाँ पर 25% रेवेन्यू आया है। सो ये अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जिनमें कंपनी ने ट्रांसपोर्ट किया है उनकी यहाँ पर आप लोग लिस्ट देख पाएंगे। मेनली जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो ओशियन फ्राइट से आ रहा है। दैट मीन्स की कंपनी यूजुअली समुद्री रास्ते से जो है वो लॉजिस्टिक्स पहुँचा रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, राइट। ये यहाँ पर कंपनी ने जो अपना प्रोसेस दिया है फ्राइट फॉरवर्डिंग का वो यहाँ पे दिखा रहा है। फ्राइट फॉरवर्डिंग मतलब यूजुअली एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। ऑर्डर लिया, पिक किया, एक्सपोर्ट, कस्टम्स को देखा, एक्सपोर्ट का, फिर सामने वाली जो वहाँ पर है इंपोर्ट के वहाँ पे कस्टम्स को देखा और फिर फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचा दिया। सो इनका अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से भी आ रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी का जो मेन, जो मेरे को कंसर्निंग पॉइंट लगता है वो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको समझ में आने में आसानी हो। इनके अगर हम लोग बैलेंस शीट की साइज़ को अगर आज के दिन चेक करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि 76 करोड़ रुपीज़ हमारी कंपनी में आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 20 करोड़ रुपया ही लगा हुआ है, 20 करोड़ रुपीज़ ही इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। जबकि पिछले साल जो है सिर्फ 9, 9.5 करोड़ रुपये ही इन्वेस्टर्स के लगे हुए थे। अब यहाँ पर इस साल जो है लगभग 20 हो गए 9, 9.5 से। अब यहाँ पे कंपनी ने पैसे कहाँ लगा रखे हैं, बाकी जो है वो सारे उधारी का पैसा है या फिर जो ट्रेड पेएबल वाला जो पैसा है वो वाला पैसा लगा हुआ है। दैट मीन्स कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है बिफोर IPO वो उसकी हालत ख़राब है। अब ये पैसा कहाँ पे लगा, तो मेनली ट्रक वगैरह जो इनके पास में, इनके पास ऑफिसेज हैं, ट्रक्स हैं और जो इनके पास में इक्विपमेंट्स हैं, उसमें जो पैसा लगा वो 6 करोड़ 6.5 करोड़ के आसपास में लगा हुआ है। बाकी 45 करोड़ रुपया ट्रेड रिसीवेबल में। दैट मीन्स कि कंपनी बोल रही है हमने माल डिलीवर कर दिया बट पेमेंट नहीं आ रहा है हमारे पास में। हम अच्छा खासा काम कर रहे हैं बट पेमेंट में अटक रहा है, बिकॉज हमने जो कस्टमर्स को सस्टेन या मेंटेन करने के लिए उनको पेमेंट करने का जो सहूलियत है वो ज़्यादा कर दी। मतलब उनको बोल दिया कि आप 20 दिन में, 30 दिन में, 50 दिन में, 100 दिन में भी पेमेंट कर दो, आपकी सहूलियत के अनुसार कर दो जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो सिंगल कस्टमर्स हैं, राइट, जिनके पास में GST नहीं है, उनको ये वाली सहूलियत देना कितना सही है। और ये मेरे को पूरा का पूरा सीधा अंदाजा लग रहा है कि 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू सिंगल कस्टमर से आ रहा है, राइट। अब उनसे पेमेंट आप ले नहीं रहे हो, 100 दिन तक का उनका टाइम को दे रहे हो, तो फिर ये मुझे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर झोल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल 45 करोड़ रुपया, फिर 13 करोड़ रुपया आपको दिख रहा है अदर एसेट्स में लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि ये जो पैसा है ये है अनबिल्ड रेवेन्यू, जिसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 13 करोड़ रुपये इन्होंने मतलब
सामान ट्रांसफर कर दिया है, पेमेंट नहीं आया है, बट हमने अभी तक बिल नहीं फाड़ा है जी, अनबिल्ड है वो। अगर बिल फाड़ दिया होता तो वो ट्रेड रिसीवेबल में चला जाता। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 45 करोड़ प्लस 13 करोड़ के आसपास, तो लगभग इनका जो पैसा है 60 करोड़, सो पूरी बुक वैल्यू का 60 करोड़ पैसा जो है वो ट्रेड रिसीवेबल ही है, राइट। तो इनकी जो बैलेंस शीट की जो एक्चुअल साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। अब ये पैसा जो है 60 करोड़ रुपया आया कहाँ से, क्योंकि इन्होंने तो माल पहुंचा दिया, इनका तो खर्चा हो गया क्योंकि बैलेंस शीट में ऐड किया हुआ, तो ये पैसा आया हुआ कहाँ से, तो ये आया हुआ है यहाँ से। देखो लोन पे पैसा उठा रखा है, शॉर्ट टर्म लोन पे पैसा उठा रखा है, यहाँ पर जो जो ट्रेड्स पेएबल है, जो सप्लायर्स हैं उनका पैसा रोक रखा है, और यहाँ पर खुद ने भी और पैसा लगा रखा है। तो ये पैसा है, तो एक्चुअली अगर इसको हटा दें अगर हम लोग, तो बैलेंस शीट की साइज बचती है मात्र 15 करोड़, राइट। 15 करोड़ में भी देखा जाए तो यहाँ पर बाकी का पैसा जो है वो ट्रकों में लगा हुआ है, या फिर इनके पास में कैश तो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया ही है, बाकी शॉर्ट टर्म लोन इन्होंने वगैरह जो पेमेंट कर रखा है, जो कस्टमर का काम करते हैं तो वहाँ पर भी पैसा तो लगता ही है, राइट। तो एक्चुअली जो कंपनी के पास में जो साइज है हालत होनी चाहिए वो लगभग 10-12 करोड़ रुपए के आसपास की इनके पास में कंपनी की साइज है आज के दिन। अब उसके मुकाबले कंपनी पैसा वैल्यू कितनी लगवा रही है खुद की, वो लगवा रही है 150 करोड़ रुपीज। अब 10 करोड़ की कंपनी 150 करोड़ की अपनी वैल्यू लगाए, तो यार थोड़ा तो सोचो यार कि जो लीड मैनेजर हैं उन्होंने, जो सामने वाला कस्टमर बोल रहा है कि मुझे भाई साहब 150 करोड़ रुपए की वैल्यू लगवा दो, 50 करोड़ दिलवा दो, 40 करोड़ दिलवा दो, तो आप कुछ भी मतलब कागजात बनवा के मतलब 150 करोड़ रुपए की वैल्यू लगवा दोगे, यार ये तो अच्छी बात नहीं है मेरी नज़रों में। तो थोड़ा तो सोचो। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के पास में मैक्सिमम यहाँ पे 75 लोन्स कंपनी ने ले रखे हैं, 75। और उनके ऊपर आप लोन के अगर रेट देखोगे तो कोई लोन्स तो ऐसे हैं बिजनेस लोन जो 15%, 19% तक के लोन इन्होंने पास करवा रखे। तो अब देख लो कितना इंटरेस्ट पेमेंट जो है, कितना ज़्यादा कैश क्रंच इनके बिजनेस के अंदर में चल रहा है। और ये तो अभी हालत है आईपीओ से पहले, आईपीओ के बाद में थोड़े दिन तो सुधर जाएगी, बट अगर वापस जो साइकिल है जो बिजनेस की वो तो सेम सी बनी रहेगी, तो दिक्कत वापस शुरू हो जाएगी, तो फिर पैसा उठाएंगे। सो यहाँ पर जो है मेरे को कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर वो देख रहे हैं कि जहाँ मुझे पैसा लगाना चाहिए, वो मेरे को कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, ना बैलेंस शीट को समझ के। दूसरा चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, रेवेन्यू वाइज देखते हैं। तो यहाँ पर देखने मिला 84 करोड़ रुपीज़, 97 करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, फिर सीधा 140 करोड़ रुपीज़ और 196 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे रेवेन्यू में इंक्रीज तो आया है, बट साथ में ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं बहुत ही भयंकर तरीके से। दैट मीन्स कि सेल्स को पुश करके दिखाया गया है। अब वो पुश किया गया है, फेक रिसिप्ट करी गई हैं, या फिर कस्टमर जोड़े भी हैं, या फिर कुछ हुआ है, वी डोंट नो, बिकॉज डेटा जो है वो थोड़ा सा अभी तक अनक्लियर है। हाँ, आने वाले टाइम में अगर डेटा क्लियर हो जाता है, आने वाले जो नए रिजल्ट्स होते हैं कंपनी जो जारी करने वाली है, अब एसएमई सेगमेंट की कंपनी सो क्वार्टरली तो ये रिजल्ट जारी करेगी नहीं, हाफ ईयरली करेगी, तो अब सेप्टेम्बर में जाके पता चलेगा कि कुछ सुधार देखने को मिलता है या नहीं। अब यहाँ पे कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कंपनी कैश आ रहा है कि नहीं कंपनी के पास में, तो यहाँ पे देखने में कैश नहीं आ रहा है, 11 करोड़ कैश फ्लो माइनस में है। पिछले साल भी कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव में है, बट यहाँ पर देख रहे हो ट्रेड्स पेएबल माइनस में, प्लस में पड़ा। दैट मीन्स कि ये भी माइनस में ही है अगर ट्रेड्स को पे कर दें तो। ये वाला जो कैश फ्लो जो है वो जरूर पॉजिटिव में है, दैट्स गुड। बाकी इसके अलावा जो कि कैश फ्लोज हैं वो ज़्यादा कुछ खास अच्छे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सो कैश फ्लो की मेरी नज़रों में तो कुछ ज़्यादा खास वैल्यू नहीं है। सो ओवरऑल जो अब थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं, एक जैसे इन्होंने बोला कि श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स हमारी कॉम्पिटिटर है, ये की एक कंपनी है श्री वासु लॉजिस्टिक्स, ये हमारी जो है वो कंपनी पीयर ग्रुप में है। बाकी इन्होंने कोई कंपनी को नाम नहीं दिया, 2 ही कंपनियों के इन्होंने नाम दिए हैं कि ये हमारे जो हैं उसमें हैं, पीयर ग्रुप में आती हैं। अब इनकी अगर हम लोग कैश फ्लो उसको बात करते हैं, जैसे कि हम लोग श्रीजी लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट की हालत में यहाँ पे चेक करने को मिलेगा कि इनके पास में तो कैश पड़ा हुआ है 61 करोड़ रुपए का, राइट। तो इनकी तो बैलेंस शीट साइज में दिख रहा है कि 61 करोड़ का तो कैश ही पड़ा हुआ है इनके पास में। अगर वो तो सीधा है तो यहाँ पे 92 करोड़ की वैल्यू है, तो लगभग 30 करोड़ रुपए ही ज़्यादा वैल्यू, बट ये तो 10-12 करोड़ रुपए की वैल्यू रख के 150 करोड़ की वैल्यू लगा रहे हैं, वो कहाँ से सही है। और बाद में अगर कैश का पैसा आ भी जाएगा, जैसे आईपीओ का पैसा आ गया 40 करोड़ रुपया, और बाद में 10-12 करोड़ रुपए तो हो गई 55 करोड़ की, राइट। अगर उनके हम लोग नेटवर्थ की बात कर लें तो 20 करोड़ की नेटवर्थ है, 40 करोड़ आ गया, 60 हो गया। 60 के हिसाब से अगर आप पीबी रेशियो निकालो तो 12, 18, तो लगभग 2.5 का पीबी रेशियो निकल के आता है। यहाँ पर तो इनके पास में कैश पड़ा हुआ है दूसरी जिसके साथ कंपेयर हम लोग कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर पीबी रेशियो देख लो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे तो हालत ख़राब हो रखी है। अब ये बोल रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत अच्छी, बट रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी है बट पैसा रिकवर तो हो ही नहीं रहा। तो रेवेन्यू ग्रोथ जितनी मर्जी बढ़ा दो, अब उधार पे माल जितना मर्जी बेच दूँ, मैं 500 करोड़ का बेच दूँ, कल ही उधार में बेच दूँ, राइट। मैं दुकान खोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई उधार में ले जाओ, जितना मर्जी ले जाओ, ले जाएंगे लोग, क्या दिक्कत है, वो पेमेंट देख लेंगे,
देख लेंगे तो देख लेना फिर आगे। यही हालत मुझे इस बिजनेस में देखने को मिल रही है। सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में अभी मुझे भरोसा नहीं आ रहा है। लिस्टिंग गेन के लिए आप लोग जो है जीएस इस ग्रे मार्केट प्राइस के ऊपर में ध्यान रख सकते हैं। ये अगर मोर देन 60% रहता है तो लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग अप्लाई के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज लिस्टिंग गेन का भी आई वुड सजेस्ट माई सेल्फ टू इग्नोर इट। ऑफकोर्स आई विल इग्नोर इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आपको भी डिसीजन बनाए अपना, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।